हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इनकी प्रॉपर्टीज की, एंड देन फिर अपन मूव कर जाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, जैसे गॉस लॉ पढ़ा था सेम उसी वे में एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ेंगे हम। तो कॉपी पेन उठा लो और शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज से। तो मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली हुई है। बार मैग्नेट में हम सब जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम ट्रीट करेंगे एज अ पॉजिटिव चार्ज, और इसके जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे नापते हैं हम एम से, जिसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और साउथ पोल को हम ट्रीट करेंगे एज अ नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है दैट इज माइनस एम। ठीक है, तो फिर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती थी, पी वेक्टर इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इधर पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जैसे वहां होती थी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस एम से प्लस एम की तरफ, और साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह। और हम सब जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ लाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं है ना, उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में दोस्ती होती है। इट मीन्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो याद रखना नॉर्थ पोल मतलब पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो भाई, ये अपन ने एक बार मैग्नेट ले रखी है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है। हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। और विद इन द मैग्नेट क्या होगा, विद इन द मैग्नेट साउथ पोल से निकल के नॉर्थ की तरफ जाएगी। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है अपना द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। भाई ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखी है। इस पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पे, बट ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं देगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि भाई जो F मैग्नेटिक होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी, और F मैग्नेटिक वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही होगी, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर वगैरह रखा हुआ है उस पर फोर्स इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं लगेगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देता है, उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं देता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है अपने पास, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बना रखी है, फिर हमने क्या किया कि इन पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें तो इस पॉइंट पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन निकल के आ रही है, एक इधर और एक इधर, बट एक वेक्टर की दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। इट मीन्स कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक दूसरे को क्रॉस करना पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा क्या है भाई, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ रीजन, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन एंड वाइस वर्सा। भाई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस रीजन में जितनी पास पास होंगी, हम बोलेंगे उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी ही स्ट्रांग है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रखी है, ठीक है, तुम देख रहे हो क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मोर एट लोकेशन ए देन लोकेशन बी। तो हमने इसीलिए क्या बोला कि ए पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग इन और कमिंग आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। भाई यहाँ पर दो मैग्नेट बना रखी है मैंने, है ना, यहाँ पर हमने देखा कि इस मैग्नेट से तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और दूसरी वाली मैग्नेट से पांच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो हम बोलेंगे जिस मैग्नेट से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी उतनी ही ज्यादा उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ए की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ पे। तो भाई ये सिमिलर गॉस लॉ की तरह ही है, बट क्या है कि गॉस लॉ में अपन क्या लेते थे, क्लोज सरफेस लेते थे, है ना, गॉसियन सरफेस जिसे हम बोलते थे। बट एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करेंगे, हम क्लोज लूप लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, क्लोज लूप लेने वाले हैं। तो पहले समझो फिर इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो चार वायर है, इस वायर में आउट ऑफ द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, एक ये वायर है I2,
I3 और I4। मैंने क्या किया, I2 और I3 को क्लोज कर दिया, I2 और I3 को एक लूप से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यही जो लूप है यही क्या है, मेरा एम्पीरियन लूप है, एम्पियर का लूप है ये, है ना, एम्पीरियन लूप है ये। ओके, फिर हमें ये देखना है कि ये जो लूप है, लूप पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस तरह से करंट के साथ रिलेटेड है। इन्हीं दोनों चीजों को रिलेट कौन करता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है कि भाई यहाँ पर क्या ले लो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो इस लूप का, इस छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया लूप का, दैट इज डीएल वेक्टर ले लिया, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भाई कुछ इस तरह से जा रहा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया डीएल वेक्टर, और बी वेक्टर में जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा। अच्छा ये बी वेक्टर, अब तुम पूछोगे सर कौन से वाले वायर की वजह से, तो ये जो बी वेक्टर मैंने लिखा है ना, ये सारे वायर की वजह से जो भी आसपास रखे हुए हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, चारों वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ रहा है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब किसी भी लूप पे अगर तुम बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को इंटीग्रेशन करोगे तो वो तुम्हें देता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ओके, अभी आई एनक्लोज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, एक बार अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डीएल over a closed path or loop is equals to current enclosed by loop multiplied with the permeability of free space is equals to permeability of free space multiplied with the current enclosed, है ना। और ये बात याद रखनी है कि जो बी वेक्टर है ना, ये सिर्फ इनक्लोज करंट की वजह से नहीं है, ये सारे करंट की वजह से है, जो भी आसपास इस लूप के वायर्स रखे हुए हैं या जिन भी वायर्स में करंट जा रहा है, चाहे वो लूप के अंदर है चाहे लूप के बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बी वेक्टर जो होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब हम आते हैं आई एनक्लोज पे कि हमें आई एनक्लोज कैसे निकालना है। तो जनरली क्या होगा कि लूप के सर्कुलेशन की डायरेक्शन तुम्हें गिवन होगी, जैसे इसमें भी लूप की सर्कुलेशन की डायरेक्शन तुम्हें गिवन है। तुम्हें क्या करना है, अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में। भाई इधर तुम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे ना लूप की डायरेक्शन में, तो तुम्हारे पास जो थंब आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन निकल के आ रहा होगा, है ना। तो अपने को क्या करना है कि फिंगर्स को कर्ल करना है लूप की डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा ना वो हमें पॉजिटिव करंट के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, पॉजिटिव करंट के बारे में। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव करंट क्या निकल के आएगा, भाई थंब हमारा आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा था, इट मींस पॉजिटिव करंट आउट ऑफ द प्लेन वाला ही होगा, और आउट ऑफ द प्लेन वाला कौन है, I2। तो इसके अपोजिट जो भी होगा उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो I3 को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक और बात समझ में आई कि इस केस में जो अपना आई एनक्लोज निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है बच्चों, I2 माइनस I3। और आई एनक्लोज में सिर्फ वही वाले करंट्स तुमको लेने हैं जो कि लूप के अंदर है, I1 I4 की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने कन्वेंशन फॉर करंट भी लिख दिया है कि हम जिस डायरेक्शन में लूप में घूमेंगे उस डायरेक्शन में जो भी करंट है उसे पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पे फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब किधर आ गया अपना, आउट ऑफ द प्लेन, तो इसीलिए हमने I2 को पॉजिटिव लिया था और I3 को क्या लिया था, नेगेटिव। ओके, तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। that here B vector is the net magnetic field due to all current, चाहे वो enclose है या फिर enclose नहीं है। Although ACL is very general law, काफी जनरल लॉ है, मतलब किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो, बट हर एक सिचुएशन में तुम इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते ड्यू टू मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट। कुछ ना कुछ ऐसा इंटीग्रेशन बन जाएगा जो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक केसेस जो होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, प्लेन सिमेट्री दिखेगी, ऐसी सिमेट्री के केस में अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कन्वेंशन फॉर करंट। उसके लिए मैंने क्या बोला था, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द लूप, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। जैसे इस वाले लूप में अगर तुम देखोगे तो लूप के सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है अपने पास, लूप के सर्कुलेशन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले प्रॉब्लम में अपने पास लूप की सर्कुलेशन की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फिंगर्स को अगर तुम कर्ल करोगे लूप के सर्कुलेशन की डायरेक्शन में तो थंब तुम्हारा इनटू द प्लेन आएगा, इनटू द प्लेन आएगा। तो हम बोलेंगे कि जो करंट ऐसे इनटू द प्लेन वाले होंगे, है ना, इनसाइड गोइंग करंट्स जो होंगे, इनसाइड गोइंग करंट्स जो अपने पास होंगे उनको हम कैसा ट्रीट करने वाले हैं, उनको हम पॉजिटिव ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, इधर क्या था, अगर तुम फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अपने आउटसाइड गोइंग करंट्स है, कौन से करंट है, आउटसाइड करंट्स है, उनको हम कैसा ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। मतलब जो जिन वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा होगा विल बी टेकन पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, इधर आउटसाइड गोइंग करंट को पॉजिटिव और इस वाले केस में इनसाइड गोइंग करंट को अपन क्या लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे। तो इसी से रिलेटेड इसका एप्लीकेशन करते हैं, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। जैसे देखो यहाँ पर दो लूप दे रखे हैं और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लिखना है इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तुम्हें लिखना है किसके लिए, एक बार तो लूप 1 के लिए लिखना है और एक बार तुम्हें इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिखना है किसके लिए, लूप 2 के लिए लिखना है। ओके, तो अगर मैं लूप 1 के केस में देखूं, लूप 1 के केस में करंट के सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है भाई अपने पास, क्लॉकवाइज है। इट मींस इनसाइड गोइंग जो करंट है उनको कैसा ट्रीट करेंगे हम, पॉजिटिव। तो इस लूप ने कौन कौन से करंट को एनक्लोज कर रखा है, I1 I2 और I3 को, जिसमें हम I1 I3 को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और I2 को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो इसकी वजह से इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 प्लस I3 एंड माइनस ऑफ I2 आ जाएगा अपने पास, है ना। सेम अगर लूप 2 के लिए हम देखें, लूप 2 के लिए इसमें लूप के सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो आउटसाइड गोइंग करंट है उनको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो लूप 2 ने कौन कौन से करंट को एनक्लोज कर रखा है, I2 को एनक्लोज करा है, I3 को और I4 को, जिसमें से I2 को पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, I3 और I4 को नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। तो लूप 2 में इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट प्लस का I2 माइनस का I3 एंड माइनस का I4 अपने पास आ जाएगा। अब कुछ नोट है भाई, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एडवांस में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। वो देखो क्या नोट है, पहले वो समझो भाई। देखो एक सर्कुलर लूप लिया हमने, ये एम्पीरियन लूप है अपना। एम्पीरियन लूप में एक करंट एनक्लोज कर रखा है, इसने करंट कैरिंग वायर एनक्लोज कर रखा है आई करंट। ओके, तो इसके लिए अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लिखूं इस लूप के लिए, मैं लिखूंगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, है ना। पूरे लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अगर कोई तुमसे पूछे कि फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर दिस सेक्शन ऑफ दिस लूप, मतलब लूप के इस आर्क के लिए तुम्हें निकालना है इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो भाई हम क्या समझे, हमें ये समझ में आया कि जब पूरा 2 पाई एंगल अपन ने लिया था तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू आई थी म्यू नॉट इंटू आई। अगर मैं यूनिट एंगल लूंगा तो उसके थ्रू इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। और अगर मैं थीटा एंगल का आर्क ले रहा हूँ तो उसके थ्रू इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इस वाले सेक्शन के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसके लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। बात समझ में आई। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक क्लोज लूप है। कंप्लीट क्लोज लूप के लिए बी डॉट डी एल क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अगर ये थीटा एंगल का आर्क है, इसके लिए पूछा जाए कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या होगा, तो अगेन इसके लिए भी इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या आएगा, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हम आते हैं सीधा जेई एडवांस 2024 के सवाल पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज लोकेटेड ऑन जेड एक्सिस। भाई जेड एक्सिस पे कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कैरीज करंट आई अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, फिर बोला तुम्हें निकालना है इंटीग्रल बी डॉट डी एल along a straight line from minus root 3a, comma 0 to a0। मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे है, ये पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन ही ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये होगी अपनी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी अपनी एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये है वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो वायर प्लस जेड के अलोंग रखा हुआ है, तो प्लस जेड वाली डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन वाली डायरेक्शन। तो जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वो इस तरह से रखा हुआ है ना। और हमसे पूछा गया है, पहले तो पॉइंट्स मार्क कर लो, माइनस रूट 3 कॉमा ए कॉमा 0। ये वाला पॉइंट जहाँ तक मेरे को लगता है वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, माइनस रूट 3a कॉमा ए, जेड इसके लिए क्या है 0। दूसरा पॉइंट हमारे लिए कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा ए यही होंगे, जेड तो 0 है। ठीक है, फिर हमें स्ट्रेट लाइन बन रही है इनको ज्वाइन करने वाली, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसी स्ट्रेट लाइन पे निकालना है इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो भाई अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है ना शॉर्टकट, उसी शॉर्टकट को हम यूज करने वाले हैं, है ना। वो कैसे, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर मान लो एक पूरा लूप इस तरह से होता, उसके थ्रू कितना आता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई आ जाता है ना। बट यहाँ पर ये क्या है, एक वायर है और ये पूरा लूप हो ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ लूप का थोड़ा सा सेक्शन है। तो सीधा क्या लगाएंगे कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इस स्ट्रेट लाइन ने कितना एंगल सबटेंड किया है, दैट इज एक ये वाला एंगल है थीटा 1 और ये वाला एंगल कितना है थीटा 2 है। इधर हमारे पास ये वाली साइड कितनी है, रूट 3a, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी a। ये y में कितना हो जाएगा a, और इधर भी y में कितना है ये a।
तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा वन की वैल्यू लिखूँ, टेन थीटा वन की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा √3a अपॉन में a, मतलब थीटा वन कितना आ जाएगा 60, 60 मतलब π/3। सिमिलरली टेन थीटा टू की वैल्यू मैं लिखूंगा a अपॉन में a, तो थीटा टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, दैट इज π/4। टोटल एंगल थीटा कितना हो गया, वो हो गया थीटा वन प्लस में थीटा टू, तो ये हो जाएगा 7π/12 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर इंटीग्रल b डॉट डी एल की वैल्यू जो अपने पास निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7π/12, तो ये कितना हो जाएगा 7 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 24। तो अब हम मैच करते हैं कि ऐसा ऑप्शन हमें गिवन है या नहीं। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमें क्या दे रखा है 7 म्यू नॉट आई बाय 24। तो बहुत ही इजीली हमने जेई एडवांस 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है कि ये हमें किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता देता है। इनफाइनाइट वायर की वजह से हम पहले भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होती है, या 2 पाई आर, वायर से आर डिस्टेंस में। ओके, तो यहाँ पर वही है कि एक वायर लिया है मैंने, इनफाइनाइट वायर, और इसके अक्रॉस इसको एनक्लोज करने वाला एक एम्पीरियन लूप बना दिया जिसका रेडियस कितना दे रखा है अपने को आर। और यही उस वायर का टॉप व्यू मैंने दिखाया हुआ है कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से सर्कुलेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल। तो वही हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनती है ना, तो वही एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली हुई है कहाँ पर, लूप की लोकेशन पे जहाँ हमने एम्पीरियन लूप लिया है। तो वहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि जिस डायरेक्शन में डीएल, उसी डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड, इधर डीएल इधर मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं अपना डीएल वेक्टर होगा। डीएल वेक्टर क्या है, लूप का कोई भी छोटा सा एलिमेंट, लूप पर कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने। ओके, सो द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर एट ऑल लोकेशन ऑफ द लूप, इसको हम बोल रहे हैं थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 0 डिग्री। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हम बोल सकते हैं इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज, एनक्लोज करंट कितना है आई, तो हो जाएगा इंटीग्रल बी डी एल, बी और डी एल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है इंटीग्रल बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इंटीग्रल ऑफ डी एल मतलब ये छोटे छोटे जो एलिमेंट है इनको हम जोड़ते चले जाएंगे, अगर इनको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, सरकमफेरेंस मिल जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ डी एल विल बी 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। So this is the magnetic field due to infinitely current carrying wire at a distance r। और B वर्सेस R ग्राफ भी तुमसे अगर पूछ लिया जाए तो हम कैसे देखेंगे कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ से ये नजर आ रहा है अपने को, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह से B वर्सेस R का ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएशन क्या चल रहा है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का वेरिएशन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। हमारे पास एक वायर है ना, वायर कैसा है, अंदर से होलो है, करंट उसकी सिर्फ सरफेस पे फ्लो होता है, मतलब एक ऐसा तुम्हारे पास सिलेंडर है जो मेटल का बना हुआ है और वो सिलेंडर जो है वो होलो है, तो सारा करंट उसके सरफेस से फ्लो करेगा, अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, उसके सेंटर पे कितना होगा और उसके सरफेस पे कितना होगा। ओके, तो इनसाइड पॉइंट पे जाने के लिए फिर से वही कि इनसाइड पॉइंट पे हम आर पर जाके एक एम्पीरियन लूप लेंगे, है ना। अब ये एम्पीरियन लूप क्या करंट एनक्लोज करेगा, कोई भी करंट एनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वायर के अंदर है ना, ये वायर के अंदर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, और लूप हमने वायर के अंदर ही लिया है, होलो है वहां पर। तो इसीलिए ये जो इनसाइड वाला लूप है इसके लिए आई एनक्लोज हो जाएगा 0, मतलब इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज, क्या निकल के आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि बी इनसाइड क्या होगा, बी इनसाइड होगा 0। नेक्स्ट हम देखें आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो फिर से वही जो बड़ा वाला ग्रीन वाला लूप है ये अपना एम्पीरियन लूप है और रेडियस क्या है इसका r। ये कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, ये तो सारा का सारा ही करंट एनक्लोज कर रहा है जो भी सिलेंडर से पास हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी है, आई हो जाएगी। सो इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ये अपने पास निकल के आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, है ना। जैसे ऊपर वाला डेरिवेशन किया था इनफाइनाइट वायर वाला, सेम डेरिवेशन है,
तो अंदर की बाहर कितना आ गया इसके म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। नेक्स्ट इसके सेंटर पे, सेंटर भी तो इनसाइड ही लाई कर रहा है, तो इसीलिए बी एट सेंटर इज ऑल्सो 0। इसके सरफेस पे देखें, सरफेस के लिए सीधा यही फॉर्मूला यूज कर लो भाई, है ना। बस यहाँ पर आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। तो इसके सरफेस पे कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वो आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है। तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, where capital R is the radius of this cylindrical wire। ये जो रेडियस है दिस इज कैपिटल आर। ओके, फिर हमें प्लॉट करना है बी वर्सेस आर ग्राफ। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि अगर हम इनसाइड है, इनसाइड मतलब आर इज लेस देन आर, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और जैसे ही सरफेस से बाहर आए तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है 1/r से। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है 1/r से। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लॉट करेंगे तो इस तरह से कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है। और सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी थी, सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सिलेंड्रिकल होलो वायर की वजह से, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर। इस बार जो वायर है वो अपना इनफाइनाइट है, सिलेंड्रिकल है और ये सॉलिड है। मतलब इस बार जो अंदर वाला लूप है ये भी करंट एनक्लोज करेगा और बाहर वाला तो कर ही रहा है। और दूसरी बात, वायर के पास ये खास बात है कि इसकी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, मतलब इसकी करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। करंट डेंसिटी क्या होती थी, करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इनसाइड वाला एम्पीरियन लूप है ये कितना करंट एनक्लोज कर रहा है। तो ये सारा आई करंट तो एनक्लोज नहीं करेगा, है ना। ये तो आई करंट का कुछ पोर्शन ही एनक्लोज कर रहा होगा, और वो जो पोर्शन है जो ये एनक्लोज कर रहा है दैट एनक्लोज करंट विल बी करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो इतना करंट ये एनक्लोज कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, सीधा एसीएल यूज करते हैं, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ओके, अच्छा बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल, फिर से वही वाली बात है कि मान लो बी वेक्टर इधर है तो इसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होगा, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0। तो दोनों में एंगल 0 होगा तो ये हो जाएगा बी, और अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बी इंटीग्रल डीएल क्या बन जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इनसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 2। और जे को अगर तुम आई बाय पाई आर स्क्वायर लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड पॉइंट। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो बी इनसाइड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाते जाओगे सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दूसरी ये तो है इसकी वेक्टर स्केलर फॉर्म, हम बात करेंगे अब वेक्टर फॉर्म की। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इसकी वेक्टर फॉर्म जो होती है ना भाई, इसकी वेक्टर फॉर्म होती है बी इनसाइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगी इसकी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होने वाली है ना। तो ये क्या रहेगी इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि जो बी इनसाइड है ना वो परपेंडिकुलर होगा जे वेक्टर के भी और आर वेक्टर के भी। और वो क्यों, वो भाई ऐसे था, मान लो ये टॉप व्यू मैंने बना लिया, ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसका टॉप व्यू बना लिया। करंट कैसा है, करंट ऐसे आउट ऑफ द प्लेन नजर आ रहा था ना। अगर इधर से देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा करंट आउट ऑफ द प्लेन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर वही करंट आउट ऑफ द प्लेन बना लिया। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से कुछ बनेंगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल की डायरेक्शन रहेगी। तो अगर मैं पी पॉइंट पे देखना चाहूँ तो पी पॉइंट पे मेरे को नजर आएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, है ना। और इस डायरेक्शन ये क्या रहेगा मेरा आर वेक्टर रहेगा। तो जो जे या बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तुम्हें क्या नजर आ रही है, बी वेक्टर की डायरेक्शन जे के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर की डायरेक्शन आर के भी परपेंडिकुलर है। इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जे और आर के बीच में क्रॉस होना चाहिए, तभी ये वाली बात ट्रू हो पाएगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाय 2, स्केलर फॉर्म म्यू नॉट जे आर बाय 2। आज समझ में आ गई। तो ये था इनसाइड पॉइंट की कहानी। अब हम देखेंगे आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए ये बड़ा वाला एम्पीरियन लूप लेंगे, है ना। इसका रेडियस भी वही स्मॉल आर ले लेते हैं। इसके लिए हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई ये सारा का सारा ही करंट एनक्लोज कर जा रहा है जो भी इस सिलेंड्रिकल वायर के थ्रू पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर अगर मेरे को आई एनक्लोज लिखना होगा, आई एनक्लोज यहाँ पे हमें नजर आया पूरा का पूरा करंट आई ही है। अब हम लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज विच इज कैपिटल आई।
तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे क्या निकल के आ रहा है, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, और j के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट j आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r। ये ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि j i को मैं क्या लिख सकता हूँ, j इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अपने पास बन जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम वैसा ही है जैसा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से होता था। तो आउटसाइड पॉइंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम पहले से भी जानते थे। तो आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है, वो 1/r के फॉर्म में आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। ये थी इसकी स्केलर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म इसकी होती है बी आउटसाइड इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इनटू में जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। अगर कभी मेंस वगैरह में पूछ ली जाए तो ठीक है, मेंस में क्या होता है कि ये सब चीजों की वेक्टर फॉर्म एज इट इज पूछ ली जाती है कभी कभी। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग वायर एट आउटसाइड पॉइंट। अब हमें देखना है सेंटर पे कितनी होगी। सेंटर के लिए सेंटर तो इनसाइड लाई कर रहा है, तो सेंटर पे आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इनसाइड अगर हम देखें सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी 0 और सरफेस पे क्या होगी भाई, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दो। तो सरफेस पे हमें नजर आया कि सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो रहेगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, या फिर अगर j के टर्म्स में लिखोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट j कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है b वर्सेस r का। तो हमने देखा था कि अगर इनसाइड पॉइंट है दैट इज r इज लेस देन r इस वाले रीजन में, तो b इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऊपर हमने देख लिया था। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। और आउटसाइड पॉइंट पे 1/r के फॉर्म में वेरी कर रहा था, तो आउटसाइड वो इस तरह से कुछ वेरी करेगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप्स होगा आउटसाइड पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमने देखा बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आई बात। नेक्स्ट है अपने पास कि अगर हमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट ना दी जाए, मतलब करंट डेंसिटी अगर फंक्शन ऑफ आर हो, तो किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट पे। तो भाई अगर देखो जे एज अ फंक्शन ऑफ आर तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें करंट एनक्लोज के लिए क्या करना है, पहले किसी भी जनरल आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लेना है। आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक पतला सा सिलेंडर लेंगे, है ना, सिलेंड्रिकल वायर है तो एलिमेंट भी कैसा होगा, सिलेंडर ही होगा। तो आर पे जाके हम क्या करेंगे, पतला सा सिलेंडर लेंगे। तो वही सिलेंडर मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये कैसे बनाया हमने, आर पे जाके डी आर थिकनेस का ये सिलेंडर हमने बनाया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो करंट एनक्लोज होगा, इसकी वजह से करंट एनक्लोज का एक्सप्रेशन हम ऐसे देंगे, आई एनक्लोज इज इक्वल्स टू जे ऑफ आर करंट पर यूनिट एरिया इनटू में एरिया। एरिया क्या हो जाएगा अपना इस लूप का, दैट इज 2 πr dr। कौन से वाले लूप का एरिया ये, जो ये अपना रेड वाला लूप है भाई, इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ विच इज 2 πr इनटू इसकी विथ कितनी है इसकी dr। ओके, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करेंगे जहां से जहां तक हमें करंट चाहिए। लेट से हमें सेंटर से लेकर किसी r डिस्टेंस तक करंट चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम सीधा एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज। इस एक्सप्रेशन को हम फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि J अगर हमें एज अ फंक्शन ऑफ R दे दिया जाए तो हम किस तरह से इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इसमें करंट I इस तरह से एंटर कर रहा है, मतलब अगर देखोगे तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें करंट लगेगा इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन व्यू करंट कैसा लगेगा, ये क्रॉसेस की फॉर्म में मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता था, अपना पहला स्टेप होता था कि हमें आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या ले लेनी है, एक रिंग लेनी है या एक एलिमेंट ले लेना है। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग लेने वाले हैं। तो वही रिंग मैंने यहाँ पे बना ली है। ये कैसे ली हमने, आर पे जाके डी आर थिकनेस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनसाइड पॉइंट पे, बिल्कुल ये तो अपना इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे कि कितना करंट इनक्लोज हुआ है। ओके, तो पहला पार्ट है अपना इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट पे तो किसी भी जनरल आर रेडियस पे हम गए हैं और अपन ने एक रिंग ले ली है ना। इनसाइड मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक रिंग ली। इसमें करंट एनक्लोज ऊपर फॉर्मूला लिखवाया ही था, कैसे लेंगे, इंटीग्रल जे इंटू 2 πr dr, लिमिट इज फ्रॉम 0 to
स्मॉल आर तक ही हम गए हैं, इनसाइड है तो इसीलिए 0 टू आर लिमिट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू भी रख दो, ये हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, और फिर ये बन जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रल 0 से लेकर आर 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इनटू में आर डी आर हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे, लिमिट वगैरह तुम पुट करोगे, तो ये तुम्हारे पास निकल के आएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3r। इंटीग्रेट कर लेना इसको, है ना। नेक्स्ट देखो, अब हमें लिखना है इसको इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। यही क्या है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3r। अब जो भी तुम्हें टर्म्स दिख रहे हैं कैंसिल हो सकते हैं, उनको कैंसिल कर दो, तो फाइनली एक्सप्रेशन अपने पास बचेगा b इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक म्यू नॉट वाला और टर्म आएगा, है ना। तो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट इंटू जे नॉट मल्टीप्लाइड विद r बाय 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 3r। ये क्या आ गया अपना इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया, जब अपना j कांस्टेंट नहीं था। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है कि आउटसाइड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड के लिए r इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे देखेंगे भाई, इसमें भी वही आई एनक्लोज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल j इंटू 2 पाई आर डी आर। लेकिन इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, करंट मैक्स टू मैक्स अगर ये लूप भी बना दिया तो ये सिर्फ उसी रीजन का करंट एनक्लोज करेगा जो कि कैपिटल आर तक है। कैपिटल आर के बाद तो कोई करंट ही नहीं है, कोई वायर ही नहीं है वहां, तो इसीलिए इसमें जो लिमिट्स जाती हैं वो जाती हैं 0 टू कैपिटल आर। फिर जब पूरी लिमिट वगैरह पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई जे नॉट, सेम यही बनता है जैसे यहाँ बना है ना, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 पाई जे नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 3 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो फिर से वही एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना निकल के आ रहा है अपना, ये निकल के आ रहा है म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6r। ये आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस तरह से हमने, अगर वेरिएबल करंट डेंसिटी है तो उसकी हेल्प से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इस तरह के कॉन्सेप्ट अक्सर जेईई एडवांस वगैरह में तुमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी j एज अ फंक्शन ऑफ r दे रखा है। फिर से वही इसमें पूछा हुआ है कि बताओ r बाय 2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और r इज इक्वल्स टू 2r, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे और इनसाइड पॉइंट पे पूछा हुआ है अगेन, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, इनसाइड पॉइंट है, ये क्या है अपना आउटसाइड पॉइंट है। तो सेम काम करेंगे, पहले हम निकालेंगे इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट मतलब r इज लेस देन कैपिटल R। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, तो सबसे पहला अपना काम होता है r पे जाके dr थिकनेस की एक रिंग बनाना, है ना। r पे जाके dr थिकनेस की वही एक रिंग हमने यहाँ पे बना ली है ना। अब देखेंगे कि इस, ये जो अपना एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप कौन सा है, एम्पीरियन लूप भी हमने लिया है r रेडियस का। इस r रेडियस के एम्पीरियन लूप ने कितना करंट एनक्लोज करके रखा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आई एनक्लोज हम सब जानते हैं, जब j एज अ फंक्शन ऑफ r हमें दे रखा हो वो क्या हो जाता है, j इंटू 2 पाई आर डी आर। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r रहेंगी इनसाइड पॉइंट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, j की वैल्यू भी रख दो 2 पाई जे नॉट इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा आर स्क्वायर डी आर। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r। तो रोल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये अपने पास आई एनक्लोज आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई जे नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ओवरऑल इनसाइड पॉइंट पे अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपना आ गया। और अगर हम देखेंगे एट r इज इक्वल्स टू कितना दिया था, r बाय 2 दे रखा था पहले पार्ट में, तो r की जगह r बाय 2 पुट कर दो भाई। तो b इनसाइड तुम्हारा क्या बन जाएगा, b इनसाइड बन जाएगा म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो ए पार्ट अपन ने कर लिया। अभी हमें आउटसाइड पॉइंट के लिए भी सेम कहानी रिपीट करनी है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सेकंड केस, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R।
तो जो भी अगर अपन एम्पीरियन लूप लेंगे वो पूरा का पूरा आई करंट एनक्लोज करेगा। इट मीन्स लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर तक अपनी लिमिट जाने वाली है इस केस में। तो यहाँ पर आई एनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल आर जे इंटू 2 πr dr। अगेन इंटीग्रेट करोगे सेम एक्सप्रेशन बनेगा, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 π/0 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, फिर से वही एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज हो जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 πr इज इक्वल्स टू 2 π म्यू नॉट जे नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है म्यू नॉट जे नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3r हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें एट r इज इक्वल्स टू 2r पे, r इज इक्वल्स टू 2r पे अगर मैं देखूं तो b आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आउट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, तो भाई ये भी हमने बहुत इजीली कर लिया, ऐसा कोई टफ सवाल नहीं है, बस तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें अप्रोच पता है तो इस तरह का एडवांस में आए, मेंस में आए, कहीं भी आए, तुम इजीली उसको कर दोगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है अपने पास कि अगर अपने पास सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिस्टम है, मतलब वायर वगैरह दे रखे, इफ जे इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, तो जो तुम्हारा बी इनसाइड होगा वो प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर एन प्लस 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जे प्रोपोर्शनल था आर की पावर 1, तो मतलब बी इनसाइड निकल के आना चाहिए आर की पावर एन प्लस 1, दैट इज आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ से वही तो आया था आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर जे प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन के, तो बी इनसाइड हमेशा आर की पावर एन प्लस 1 के प्रोपोर्शनल होगा, और बी आउटसाइड तो हमेशा 1/r के ही फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें एक होलो थिक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक होलो थिक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू इसका दिखाया है, ये ऐसे अंदर की तरफ होगा। ये पूरा कैसा है भाई, इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है अपने पास। ठीक है, और हमें बताना है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट पे। पहला जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो पॉइंट है भाई अपने पास 0 से बड़ा हो R1 की, R की वैल्यू लेकिन छोटी हो R1 से। मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट इस वाले रीजन में कहीं लाई कर रहा होगा, ये जो रीजन इसके अंदर अंदर ही लाई कर रहा होगा, है ना। और वायर में जो करंट है वो कैसा है भाई, ऐसे इसका अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं तो आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब ये जो वायर था ना, ये इस तरह से कोई वायर रहा होगा अपने पास सिलेंड्रिकल वायर, उसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा था। बस समझ में आ रही है, इस तरह से करंट उसमें फ्लो हो रहा था। तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस वाले पॉइंट पे, है ना, या फिर इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। एम्पीरियन लूप इस तरह से कुछ बनेगा। क्या ये एम्पीरियन लूप कोई करंट एनक्लोज कर रहा है भाई, ये तो कोई करंट ही एनक्लोज नहीं कर रहा। अगर करंट एनक्लोज इसके लिए 0 है, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, 0 रहने वाली है। बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे अपने पास इस बार R1 से बड़ी है R की वैल्यू, लेकिन छोटी है R2 से। मतलब अगर तुम एम्पीरियन लूप बनाने जाओगे तो वो एम्पीरियन लूप कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है। ठीक है, तो ये अपना एम्पीरियन लूप रहेगा। इस एम्पीरियन लूप का रेडियस मान लेते हैं लेट्स से r। तो अभी हमें देखना है कि ये एम्पीरियन लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा होगा। तो भाई करंट एनक्लोज इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा जे करंट डेंसिटी इनटू एरिया, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। करंट कौन से एरिया में फ्लो हो रहा है भाई, इतने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। ये जो एरिया मैंने शेड करा है इसी एरिया में करंट फ्लो हो रहा है इस लूप के लिए। तो इस ये एरिया कितना रहेगा, ये एरिया रहेगा पाई टाइम्स ऑफ छोटे r का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया रहेगा इसका। तो करंट डेंसिटी होगी अपनी आई, करंट फ्लो हो रहा है कितने एरिया में से, पाई टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इतने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी क्या होगी, आई डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई छोटे r का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सीधा एम्पियर सर्किटल लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 πr इज इक्वल्स टू करंट एनक्लोज, ये सेम एक्सप्रेशन है अपना, है ना। तो यहाँ पर ये हम कॉपी कर देंगे। ओके, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की ओवरऑल वैल्यू अपने पास निकल के आएगी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो पाई से ये पाई तो कैंसिल ही हो गया, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पर ऊपर एक म्यू नॉट का टर्म और रहेगा अपना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई छोटे r का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 π/r2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये अपने करंट का एक्सप्रेशन आ गया कौन से रीजन में,
जब R1 से बड़ा है R और R छोटा है R2 से। तीसरा अपन इसमें केस लेंगे, तीसरा केस हमारा होगा यहाँ पर कि जब R की वैल्यू R2 से बड़ी हो जाए, R की वैल्यू R2 से बड़ी हो जाए, मतलब जो एम्पीरियल लूप इस तरह से कुछ लोगे तो ये तो सारा का सारा I करंट ही एनक्लोज कर रहा है। जब ये सारा का सारा I करंट ही एनक्लोज कर रहा है तो इसके लिए I एनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी I, और इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, और इसको सॉल्व करोगे तो ये तो वैसा ही आ जाएगा जैसा कि इन्फानाइट वायर की वजह से होता था, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम भी एकदम मॉडरेट प्रॉब्लम था, और इसी टाइप के प्रॉब्लम जेई मेन और जेई एडवांस में भी पूछ लिए जाते हैं। बस यहाँ पे तुम्हें क्या था भाई, डिफिकल्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है R1 से लेकर R2 वाला जो रीजन था उसमें आई एनक्लोज लिखना। अगर तुमने आई एनक्लोज लिख लिया फिर तो ये प्रॉब्लम कोई बड़ा सवाल नहीं है, कोई खतरनाक सवाल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास थिक वायर हैविंग अ सिलेंड्रिकल कैविटी एंड कांस्टेंट करंट डेंसिटी। तो अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर दे रखा है ना, और ये थिक है मतलब सॉलिड वायर है। इसके अंदर से हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पीस गायब कर दिया जिसकी वजह से इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी क्रिएट हो गई। तो हमें ये बताना है इस कैविटी के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जेई एडवांस में एज इट इज पूछा जा चुका है ये इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर वही है कि भाई देखो यही सिलेंड्रिकल वायर है अपने पास, और इसमें जो करंट है, करंट कैसे ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होता हुआ अपने को नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ऊपर से देख रहे होंगे तो हमें नजर आएगा कि करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो वही वाला डायग्राम मैंने यहाँ पर इसका बना दिया है, क्योंकि 2D व्यू से थोड़ा सा एनालाइज करना अपने लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये दे रखा था कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D। मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ ये क्या है, यही है अपना D वेक्टर। इसी कैविटी में अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कैविटी में मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से पॉइंट P। इस P पॉइंट पर ही मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। P पॉइंट का डिस्टेंस बड़े वाले जो सिलेंडर था अपने पास, बड़े वाले सिलेंडर से R1 वेक्टर, और ये जो कैविटी है सिलेंड्रिकल कैविटी से इसकी पोजीशन, इसके सेंटर से पोजीशन है R2 वेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसे निकालने के लिए हम इसको ऐसे देखेंगे कि अपने पास ये दो सिलेंड्रिकल वायर्स है, जिसमें ये जो वायर है ना, इसको क्या मान लेंगे, एक तो पूरा सिलेंड्रिकल वायर पूरा, और यहाँ पर मैं एक और वायर रख दूंगा जिसके अंदर जिसमें आउट ऑफ द प्लेन करंट फ्लो हो रहा होगा, और पूरे वायर की वजह से इनटू द प्लेन, तो ओवरऑल करंट क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, जैसा कि मैंने इधर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपने पास, दो सिलेंड्रिकल वायर्स अपन ने ले लिए, एक तो पूरा का पूरा है ना, और दूसरा क्या है, एक जिसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन निकल के आ रहा है, मतलब ये कैविटी वाला है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठा के लाऊं और यहाँ पे सुपर इम्पोज करा दूं, तो मेरे को क्या नजर आएगा कि यहाँ पर इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन वाले करंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, मतलब इस रीजन में कोई करंट ही नहीं बचेगा। तो सेम ये वही सिचुएशन बन जाएगी जो अपने पास इनिशियल सिचुएशन थी। बात समझ में आ रही है भाई? तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अब ये बताओ। अगर हम देखें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एक तो होगा ये जो कंप्लीट इनटू द प्लेन वाला है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ये जो गायब हो गया है उसका मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर देंगे, B1 माइनस B2। तो भाई इनसाइड पॉइंट है दोनों के लिए ही, क्या है ये इनसाइड पॉइंट है, मतलब P पॉइंट अगर तुम देख रहे हो, P पॉइंट इस बड़े वाले सिलेंडर के लिए भी इनसाइड है और छोटे वाले सिलेंडर का भी इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट J क्रॉस R डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं सीधा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर माइनस म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2 रहेगा दोनों में। तो म्यू नॉट J वेक्टर बाय 2, इसको तो हम बाहर ही ले लेंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 और J वेक्टर क्रॉस अंदर बचेगा ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो भाई अगर तुम ट्राइंगल लॉ इसमें लगाओगे तुम बोलोगे D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, है ना। ट्राइंगल लॉ से हमने बोला D वेक्टर इज इक्वल्स D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास आया कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D वेक्टर। तो जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, म्यू नॉट J वेक्टर क्रॉस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट जो भी कैविटी में है। तो अगर तुम देखोगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड J और D पे डिपेंड करेगा, ना कि इस चीज पे डिपेंड करेगा ये पॉइंट तुमने कहाँ लिया है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनसाइड द कैविटी मैग्नेटिक फील्ड कैसा निकल के आएगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी जे वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो क्या करो भाई, जे वेक्टर की तरफ फिंगर पॉइंट करो, जे वेक्टर क्या है, इनटू द प्लेन है, और उसको कर्ल कर दो किसकी डायरेक्शन में, डी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल कर दो। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, नेगेटिव वाई के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल के आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। अब कैविटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं भाई, है ना। यहाँ पर भी एक सिलेंड्रिकल कैविटी दे रखी है अपने को एक सॉलिड सिलेंडर वायर के अंदर, और हमें बताना है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और वो जो पी पॉइंट है वो 8r डिस्टेंस पर है, कहाँ से, बिगर सिलेंडर के सेंटर से। ठीक है, वही मैंने इसके साइड व्यू में दिखाया हुआ है तुम्हें कि जो पी पॉइंट है वो 8r डिस्टेंस पर है बिगर सिलेंडर के सेंटर से। तो छोटे सिलेंडर के सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा भाई, दोनों सिलेंडर के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अपने को गिवन है 2r। तो छोटे सिलेंडर के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6r। अब ये देखो भाई, दोनों के लिए ही, बड़े वाले सिलेंडर और कैविटी के लिए, दोनों के लिए ही ये पी पॉइंट क्या है, आउटसाइड पॉइंट है। मतलब दोनों का ही आउटसाइड पॉइंट वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर हम क्या मानेंगे कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट है अगर प्लस आई, तो हम इधर मानेंगे कि इसमें करंट होगा माइनस आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कैविटी हमने निकाल ही दी है, इट मीन्स इस रीजन में करंट प्लस आई माइनस आई, ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, जीरो फ्लो हो रहा है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि जो बिगर सिलेंडर है इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो जैसे कि तुम जानते हो कि आउटसाइड पॉइंट पे किसी भी सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो होता है म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। और इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 2, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो अगर मैं बोलूं ये है अपने पास सिलेंडर 1 और इनसाइड वाला है सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 की वजह से अगर हम लिखना चाहें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी म्यू नॉट जे 6r का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना दे रखा है अपने को, इसका रेडियस दे रखा है भाई 6r। ठीक है, तो म्यू नॉट जे 6r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये अपने पास हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ r। r मतलब बिगर सिलेंडर के सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 8r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 8r। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 8r। और छोटे वाले मतलब सिलेंडर की वजह से देखें, कैविटी की वजह से वो हो जाएगा म्यू नॉट जे, और जे नहीं बल्कि इवन माइनस जे लिखेंगे हम उसको, इनटू कितना हो जाएगा भाई, इसका रेडियस का स्क्वायर। छोटे वाले कैविटी की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो हो जाएगा म्यू नॉट जे छोटे r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट से, ट्वाइस ऑफ 6r हो जाएगा, है ना। तो इधर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 6r। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आने वाला है माइनस म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 12। और ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, कैलकुलेट करो इसको, ये आएगा म्यू नॉट जे कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4। कितना आया, 9 म्यू नॉट जे कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4। तो ओवरऑल पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो होगा b1 प्लस b2। b1 माइनस b2 बोल देते हो, माइनस b2 बोलोगे तो इसको पॉजिटिव लेके चलना। ठीक है, तो b1 प्लस b2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 9 म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 4 माइनस म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 12। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये निकल के आएगा तुम्हारे पास 13 म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 6। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट देखो, फिर से वैसा ही प्रॉब्लम है कि ये इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है ना, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है तुम्हें 4r। सॉलिड वायर जो था उसका रेडियस था 4r, उसमें से एक कैविटी अपन ने गायब कर दी जिसका रेडियस कितना था, स्मॉल r। हमें बताना है पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो फिर से वही करेंगे कि पी पॉइंट पे एक तो इस जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, माइनस कर देंगे ये जो छोटे वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि बड़े वाले सिलेंड्रिकल वायर के लिए पी पॉइंट इज इनसाइड पॉइंट, बस इस छोटे वाले के लिए क्या है, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो अगर हम बड़े वाले सिलेंडर को बोल रहे हैं सिलेंडर 1 और छोटे वाले को बोल रहे हैं सिलेंडर 2, तो b1 के लिए इनसाइड पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर, आर मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस विच इज 2r डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट जे इंटू कैपिटल आर, छोटे वाले की वजह से लिखे, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे आर स्क्वायर, इसके रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ
स्मॉल आर, तो ट्वाइस ऑफ इसके सेंटर से डिस्टेंस है 4r, क्योंकि इसके लिए क्या था आउटसाइड पॉइंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है म्यू नॉट जे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। बात समझ में आ गई भी? तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 8। नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या बोलेंगे, सिंस मैंने B2 को नेगेटिव नहीं लिखा, लिखना तो नेगेटिव ही चाहिए, बट मैं क्या बोल दूंगा कि सिंस वो निकाल दिया है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको माइनस करना पड़ेगा बड़े वाले सिलेंडर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से। तो इसीलिए मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 म्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो हो गया भाई प्रॉब्लम सॉल्व, क्या ही दिक्कत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिए हुए हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और बोला है हर एक वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली। वो हमें बताना है लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सबसे पहले तो वायर्स बना लो, वायर्स कैसे दिए हैं कि एक वायर तो लाई कर रहा है तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग, आई करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है और आई करंट फ्लो हो रहा है। हमें एक पी पॉइंट पहले पकड़ लो भाई, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इस वाले वायर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है जनरल एक्स वाई प्लेन में, और इस वाले वायर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा y। तो मैं बोलूंगा कि पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड है जीरो। इट मीन्स जो वायर वन का जितना मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वहां पर, इस वाले को वायर वन बोल रहा हूँ, इस वाले को वायर टू बोल रहा हूँ, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वायर टू का रहा होगा बट इक्वल एंड अपोजिट रहे होंगे। तो हम यहाँ से बोलेंगे वन वाले की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई वाई। तो म्यू नॉट आई तो कैंसिल, लोकस क्या आ गया सारे पॉइंट्स का, x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना भाई, इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो तुम्हारे पास निकल के आने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भाई ओल्ड जेई में पूछा हुआ है, जेई 2000 में। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, दो पैरेलल वायर दे रखे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2d। हमें बताना है इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरह से हमें दिखाई देगा, वो अपने को शो करना है। ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, इन वायर्स को ही बना लेते हैं भाई, है ना, उसके बाद ही प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपने पास दो वायर है, वायर कहाँ कहाँ पे है, एक तो इधर रखा हुआ है, दोनों में ही करंट क्या है प्लस जेड के अलोंग फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें किस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले तो तुम अपने क्या करो, पाम रूल यूज करो, थंब को अपने को पॉइंट करो इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस जेड के अलोंग, और अपनी फिंगर्स को पॉइंट करो इस वाली एक्सिस के अलोंग, है ना। तो पुश ऑफ योर पाम, पाम का जो पुश आएगा ना वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस वायर के जैसे ही तुम राइट में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पॉइंट करेगा। सेम इस वाले वायर के लिए भी, इस वाले वायर के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा और राइट में ऊपर की तरफ होगा। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब सीन्स तुम्हें एक चीज नजर आ रही होगी कि जैसे ही हम इस वायर से इस वाले वायर की तरफ गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन स्विच कर दी है। इट मीन्स बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ होगा, सीन्स दोनों ही आइडेंटिकल वायर है। तो पहले वाले वायर की वजह से, दिस इज वायर वन एंड दिस वन इज वायर टू, पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहा होगा बी, तो दूसरे वाले की वजह से नीचे की तरफ रहा होगा बी। ओवरऑल पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा तुम्हें, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न बनाएंगे, वायर की लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर जाके वो जीरो हो गया। ठीक है, इन द सेम वे वायर की लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे जाके फिर वो जीरो हो गया। और इसके राइट में बनाएंगे तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपने को देखने को मिलेगा। क्या ऐसा कोई पैटर्न हमें यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ऑब्जर्व करो भाई, ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कौन से वाले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसीलिए बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमें जेई एडवांस 2012 में पूछा गया है और ये सेम वैसा ही है जैसा अभी तक हम कैविटी प्रॉब्लम करते हुए आ रहे थे। हमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है ए सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ डायमीटर ए एग्जिस्ट इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2a। एक कैविटी है जिसका डायमीटर है a, ये एक सिलेंडर के अंदर लाई करती है जिसका डायमीटर कितना है 2a। दोनों ही सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J फ्लो होती है। ठीक है, बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, P पॉइंट है जो कि बड़े वाले सिलेंडर के सरफेस पे लाई कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है n/12 म्यू नॉट a इंटू J, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसको सिलेंडर 1 और कैविटी को सिलेंडर 2, P पॉइंट पे एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू
बिगर सिलेंडर के लिए तो पी वाला पॉइंट क्या है, इट्स लाइक इनसाइड पॉइंट या सरफेस पॉइंट, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट जे, और इसका रेडियस कितना है ए डिवाइडेड बाय 2। छोटे वाले के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा म्यू नॉट जे छोटे वाले सिलेंडर का ए रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो बी आउट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट जे आर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। तो इसका रेडियस कितना है ए बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाने वाला है भाई, ये है ओवरऑल ए प्लस में ए बाय 2, तो 3a/2 अपने पास ये डिस्टेंस हो जाएगा 3a/2। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट जे ए डिवाइडेड बाय 12। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर B1 माइनस B2, तो उसके लिए म्यू नॉट जे इंटू ए को कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/12, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 5/12 म्यू नॉट ए इंटू जे। इट मीन्स एन की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 आ गई। हो गया सॉल्व भाई जेई एडवांस का प्रॉब्लम। इससे टफ प्रॉब्लम तो अपन ने ऊपर ही सॉल्व कर लिए थे, आज समझ में आ रही है भाई। तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, बट क्या है कि तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए, तभी तुम इस लेवल के प्रॉब्लम्स को कर पाओगे। समझ में आ रही है भाई। तो नेक्स्ट केस है बच्चों अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ करंट। भाई एक शीट है, मेटल की शीट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिखाया हुआ है। हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नीचे कितना होगा, ये सब हमें बताना है। इसमें एक चीज तुम्हें दी जाएगी लैम्डा या फिर के तुम्हें दिया होगा, दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब करंट अपॉन में लेंथ की वैल्यू तुम्हें दी गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इधर से जब मैंने ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा नजर आएगा कि करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, अगर साइड व्यू देखेंगे, है ना। तो वही साइड व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया है। अभी ध्यान से समझना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि अभी तक अपन ने जो भी केस पढ़े वो सारे सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाले थे, अभी प्लेन सिमेट्री आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये मैंने एक एम्पीरियर लूप ले लिया, ये क्या है अपना एक एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप, और इसको मैं नेम दे देता हूँ ABCD, ABCD इस तरह से इसको नेम दे दिया। अब क्या करना है, मान लो इसकी लेंथ भी बोल देता हूँ, मान लो ये r डिस्टेंस पे, इसकी लेंथ कितनी होगी 2r होगी, और एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड कितनी है 2r, एंड दिस इज आवर एम्पीरियन लूप। तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करो। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगेन पाम रूल यूज करेंगे। अपने थंब को क्या करो भाई, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, करंट को अपने थंब को -z, है ना, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन पॉइंट करो, और फिंगर्स को पॉइंट करो किसकी तरफ, बी पॉइंट की तरफ। इस तरह से फिंगर पॉइंट करो और थंब ऐसे अंदर की तरफ होगा, तो तुम देखोगे पुश ऑफ योर पाम विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, है ना, और नीचे इस डायरेक्शन में पुश ऑफ योर पाम पॉइंट करेगा। तो इसी वजह से तो हमें समझ में आया कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में, और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है भाई। ओके, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं लेट से एल, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है एल है अपने पास। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बी डी एल, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ए बी लेंथ पे, एक बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बी सी लेंथ पे, एक बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कौन सी लेंथ पे, सी डी लेंथ पे, और एक बार हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं डी ए लेंथ पे। इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं बी डॉट डी एल पे, और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। एक बार ऑब्जर्व करो ए बी लेंथ को, ए बी लेंथ के लिए अगर तुम डीएल वेक्टर देखोगे, इसका डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में आने वाला है, और इधर बी वेक्टर क्या है भाई, आधे रीजन में तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, आधे रीजन में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। बट एक बात दोनों के लिए ही ट्रू है कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज बी डीएल cos 90, जो कि हमें जीरो दे देगा। सेम सी डी लेंथ के लिए भी सेम कहानी होगी। तो मतलब ये दोनों लेंथ तो मैग्नेट बी डॉट डीएल में कॉन्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, ये इंटीग्रल भी जीरो और ये इंटीग्रल भी क्या आ गया, जीरो। अब BC लेंथ के लिए देखोगे, BC लेंथ का DL वेक्टर या फिर L वेक्टर इसी डायरेक्शन में, B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, DA लेंथ के लिए भी L वेक्टर इस डायरेक्शन में और B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल, BC वाला इंटीग्रल बन जाएगा B इंटू एल। सिमिलरली DA वाला भी हो जाएगा B इंटू एल। अच्छा, करंट एनक्लोज कितना होगा, करंट एनक्लोज हो जाएगा भाई, करंट पर यूनिट लेंथ कितना है, करंट पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, इनटू लेंथ कर देंगे तो अपने पास करंट एनक्लोज आ जाएगा, क्योंकि इस लूप की लेंथ कितनी थी एल लेंथ के अंदर जो भी करंट है उसी को हमने एनक्लोज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि करंट एनक्लोज कितना है,
करंट एनक्लोज है करंट पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एम्पीरियल लूप। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ लेमडा इनटू एल। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है म्यू नॉट लेमडा डिवाइडेड बाय 2। तो इधर से तुमने नोटिस किया कि सर ये बी तो डिपेंड ही नहीं करता कि एल की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है, बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करता। मतलब इनफाइनाइट शीट की वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। इनफाइनाइट शीट कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली है। और समझ में आ गई भाई। तो ये भी कभी कभी मेंस वेंस में तुमसे पूछ लिया जाता है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इनफाइनाइट शीट। अपने को दो इनफाइनाइट शीट दे रखी है और हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट पी क्यू एंड आर। ठीक है, 3 पॉइंट है पी क्यू एंड आर। तो शीट 1 की वजह से क्या करोगे भाई, फिंगर्स को पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन में, देन द पुश ऑफ योर पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से 1 वाली शीट की वजह से यहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा विच इज म्यू नॉट लेमडा बाय 2, और इधर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा विच इज म्यू नॉट लेमडा बाय 2। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड शीट की वजह से, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट की वजह से। अगेन क्यू पॉइंट पर भी अगर तुम देखोगे फर्स्ट वाली शीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, है ना, और होगा कितना म्यू नॉट लेमडा बाय 2 होगा। और सेकेंड वाली शीट की वजह से अगर तुम देखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा और होगा कितना म्यू नॉट लेमडा बाय 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज B2। आर वाले पॉइंट पे देखोगे फर्स्ट वाले शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा B1 और होगा कितना म्यू नॉट लेमडा डिवाइडेड बाय 2, और सेकेंड वाली शीट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम म्यू नॉट लेमडा बाय 2 इसकी वैल्यू भी होगी। तो यहाँ से हमें दिखा कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, Q पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 और R पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने पास निकल के आ रही है म्यू नॉट लेमडा बाय 2 प्लस म्यू नॉट लेमडा बाय 2, जो कि कितनी हो जाएगी म्यू नॉट इंटू लेमडा हो जाएगी। बात समझ में आई भी। नेक्स्ट है अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलिनॉइड। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का यूज होगा EMI चैप्टर में भी और AC चैप्टर में भी यूज होगा। तो पहले तो हम ध्यान से ये समझते हैं कि ये सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड कुछ भी नहीं है भाई, तुमने एक पाइप लिया और उस पाइप के ऊपर ऐसे ऐसे वायर्स को तुमने लपेट दिया, वायर को ऐसे लपेट दिया, तो जो भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बना दैट स्ट्रक्चर इज सोलिनॉइड, है ना। सोलिनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। सोलिनॉइड किसकी तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, ये जो सोलिनॉइड है इसकी लेंथ है r और इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है दैट इज स्मॉल r। और हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं ऐसे सोलिनॉइड के लिए जो कि आइडियल सोलिनॉइड है, मतलब जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये सब हमें देखना पड़ता है। तो मान लिया यहाँ से I करंट एंटर करा और इधर से I करंट लीव कर गया, तो हमें कैसा यहाँ से करंट ऐसे गया होगा और इस तरफ से ऐसे निकलता हुआ दिखाई दिया होगा। तो करना क्या है, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो फिंगर्स को कर्ल करो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस तरह से तुम फिंगर्स कर्ल करोगे अपनी इस डायरेक्शन में, तो थंब तुम्हारा इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, तो थंब तुम्हारा किधर पॉइंट कर रहा है भाई, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो तुम समझ जाओगे यहाँ पर नॉर्थ पोल है इसका और यहाँ पे क्या है इसका साउथ पोल, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाएगी। और समझ में आ रही है भाई। फिर यही मैंने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया हुआ है जो कि NCERT में डायग्राम अपने को गिवन है। यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि भाई इधर से करंट ऐसे आ रहा था और इधर की तरफ करंट ऐसे अंदर की तरफ चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे देखो करंट आ रहा है इस तरह से बनाया, करंट एंटर कर गया वो अंदर की तरफ इस तरह से बना रखा है आपने। ओके, तो देखो भाई क्या दे रखा है अपने को, सोलिनॉइड इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर विच इज टाइटली वुंड ओवर अ सिलेंड्रिकल फ्रेम इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किसी भी सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर अपन ने वायर को हेलिक्स के फॉर्म में बांध दिया और जो भी स्ट्रक्चर बना वही क्या बन गया अपना सोलिनॉइड। एंड सोलिनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। सोलिनॉइड में इसमें बोला है लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई देखो सोलिनॉइड को तुमने जैसे ऐसे ऐसे बांधा पूरा, इसमें मान लो कि n टर्न्स तुमने कर दी, इसकी कितनी टर्न्स कर दी, n टर्न्स कर दी, और इसकी लेंथ कितनी थी l। सो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज कैपिटल N डिवाइडेड बाय l इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो अपना स्मॉल n होगा वो होगा टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, फिर इसमें हमने कुछ एजम्पशन ली गई है। एजम्पशन ये ली गई है कि इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग होता है और यूनिफॉर्म होता है, और मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के बाहर बहुत वीक होता है, सो दैट हम उसको जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है, किसके लिए ये एजम्पशन,
इनफाइनाइट सोलिनॉइड या फिर लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए ये अपने पास एजम्पशन है। अभी हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के बाहर तो कुछ है ही नहीं, अंदर ही है, अंदर है तो कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, एक हमने बना लिया एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप बना दिया। अब इस एम्पीरियल लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, मतलब इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखना है, ओके। तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो यूजिंग एसीएल हम बोलेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड। और किसके ऊपर कर रहे हैं, ये जो लूप हमने लिया हुआ है, लूप क्या है अपना ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको हम फिर से वैसे ही जैसे इनफाइनाइट वायर के केस में, इनफाइनाइट शीट के केस में डेरिवेशन किया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल पहले हम फाइंड करेंगे ए बी लेंथ के लिए, फिर हम इंटीग्रल बी डॉट डी एल फाइंड करेंगे बी सी लेंथ के लिए, फिर हम इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फाइंड करेंगे किसके लिए, सी डी लेंथ के लिए। देन अपन फाइंड करेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके लिए, डी ए लेंथ के लिए। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज के बराबर ये होना चाहिए, ओके। तो पहले ए बी लेंथ के लिए हम देखते हैं भाई, ए बी लेंथ के लिए एल बी इसी डायरेक्शन में और बी वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो कितना जाएगा एल इंटू बी। तो भाई ए बी लेंथ के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना आ रहा है, बी इंटू एल प्लस बी सी लेंथ के लिए अगर हम देखें भाई, बी सी लेंथ के लिए अगर देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ क्या है इसका एल वेक्टर है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम डी ए लेंथ के लिए भी मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर है उसका डी टू ए और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर, तो ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज बी डॉट डी एल ले रहे हैं ना, तो बी इंटू एल इंटू कॉस 90 तो जीरो दे देगा। अब सी डी लेंथ की अगर मैं बात करूं, सी डी लेंथ ऐसे रीजन में रखी हुई है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इसके लिए भी इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। मतलब इंटीग्रल बी डॉट डी एल सिर्फ एक ही टर्म की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है जो कि ए बी वाला टर्म है, बाकी सबकी वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी तुम्हें देखना है करंट एनक्लोज कितना होगा, ठीक है। तो भाई देखो टर्न्स कितने एनक्लोज करे लूप ने, उसके लिए पहले वो देखो लूप ने कितने टर्न्स एनक्लोज किए, लूप की लेंथ कितनी थी, एल थी, है ना। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ टर्न्स एनक्लोज बाय लूप, टर्न्स एनक्लोज बाय लूप। भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने थे, स्मॉल एन, और टोटल लूप में कितनी लेंथ है, लूप की लेंथ है एल, ओके। और हर एक टर्न से कितना करंट फ्लो हो रहा है, भाई हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हर एक टर्न से आई करंट फ्लो हो रहा है, हर एक टर्न से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो एन इंटू एल जो टर्न्स होंगी अपनी, उनके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, उनके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा एन इंटू एल इंटू आई, क्योंकि एक टर्न है तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा आई, दो टर्न के थ्रू टू आई, तीन टर्न में करंट देखेंगे तो तीन आई। तो टोटल एन इंटू एल टर्न्स होंगी तो कितना करंट होगा, एन एल इंटू आई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन एल इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से अपना एल से एल कैंसिल, तो बी इनसाइड सोलिनॉइड के कितना निकल के आ रहा है, सोलिनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और आउटसाइड कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड होता है जीरो, और जो इसके एंड्स पे जो होता है, एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2, सेंटर का आधा हो जाता है एंड्स पे, ठीक है। इसकी ऑल्दो लंबी चौड़ी डेरिवेशन है बट जरूरी नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड के एंड्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर का आधा दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2, आउटसाइड कितना होता है जीरो और इनसाइड कितना है म्यू नॉट एन इंटू आई। अच्छा कोई पूछेगा टोटल टर्न्स कितने होंगे सोलिनॉइड में, टोटल टर्न्स की अगर वो बात करे तो तुम बोलोगे टोटल टर्न्स होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ये हो जाएगी टोटल टर्न्स इन द सोलिनॉइड। बात समझ में आई भाई। सोलिनॉइड के केस में नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करो, तो वही वाले ग्राफ अपन ने बना दिए यहाँ पे कि भाई अगर आइडियल सोलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो कांस्टेंट रहेगा, एंड्स पे जैसे ही पहुंचेंगे एल बाई टू और माइनस एल बाई टू पे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा विच इज म्यू नॉट एन आई बाई टू, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और जीरो हो जाएगा। बट अगर अपने पास प्रैक्टिकल सोलिनॉइड है, प्रैक्टिकल सोलिनॉइड मतलब ऐसा सोलिनॉइड जिसकी लेंथ फिक्स है ना, इन्फाइनाइट लेंथ नहीं है उसकी, तो उसके केस में क्या होगा कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगा, उसके एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई टू होगा, बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, वो डिक्रीज ही होता जाता है, डिक्रीज भी होता जाता है और बाहर भी एग्जिस्ट करता है, तुरंत वो जीरो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हो जाएगा फॉर आइडियल सोलिनॉइड एंड प्रैक्टिकल सोलिनॉइड। नेक्स्ट है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। पहले ये समझते हैं ये टोरॉइड क्या है। टोरॉइड इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वुंड ऑन अ डोनट शेप्ड सर्कुलर कोर। भाई डोनट शेप्ड कोई सर्कुलर कोर है, उसके ऊपर अपन ने क्या की, कॉपर्स की या फिर किसी भी मेटल की वाइंडिंग्स बना दी,
और उसमें करंट वगैरह फ्लो कराया, तो जो भी था अपने पास बन के निकला, दैट इज टोरॉइड। इट इज सिमिलर टू सोलिनॉइड दैट हैज बीन बेंट इनटू अ सर्कल। या फिर ऐसा बोल सकते हो अपन ने एक सोलिनॉइड बनाया और उसको फिर बेंड कर दिया किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने एक तुम्हें टोरॉइड दिखा रखा है और डायग्राम इस तरह से कुछ अपन बनाते हैं टोरॉइड का। टोरॉइड के केस में ए दे रखा है भाई इसका इनर रेडियस, बी दे रखा है आउटर रेडियस, और ये जो कैपिटल आ रहा है दैट इज मीन रेडियस। क्या है यहाँ पर जो कैपिटल आ रहा है ये क्या है, मीन रेडियस है इसका, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी पाइप के ऊपर तुमने लपेटा था ये था पाइप का रेडियस स्मॉल आर। यहाँ पर एक बात ये है कि जो आर की वैल्यू है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू कैपिटल आर, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है टोरॉइड के सेंटर पे, टोरॉइड के सेंटर पे इधर, मतलब जिस जो भी अपन ने पाइप यूज किया है सर्कुलर पाइप उसके सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि किधर होगा। ओके, टोरॉइड में इधर से आई करंट फ्लो कराया और इधर से आई करंट बाहर आ रहा था। तो देखो तुम्हें कैसे लगेगा कि मान लो इसी वायर को मैंने पकड़ लिया, इस वाले वायर में ऐसा लगेगा इधर से करंट निकल के आ रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ऐसे डॉट से। इधर लगेगा करंट एंटर कर रहा है, तो इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो वही वाला डायग्राम देन अपन ने यहाँ शो कर दिया है। ओके, हम मानेंगे कि ये जो टोरॉइड है, टोरॉइड में टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स थी। एन क्या थी, टोटल टर्न्स, जो भी टोरॉइड हमने बनाया उसमें हमने एन टर्न्स यूज करे, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक एम्पीरियल लूप बना दिया, ये एम्पीरियल लूप बन गया और इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर था, ठीक है। एम्पीरियल लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, तो भाई हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि जितना भी करंट है हर एक टर्न से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है ना। और ये जो अपना टोरॉइड है इसने सारी की सारी टर्न्स को ही एनक्लोज करके रखा हुआ है। भाई यही वाला तो वो एम्पीरियल लूप है, सारी टर्न्स को इसने एनक्लोज करके रखा हुआ है। मतलब टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा कि हर एक टर्न से कितना करंट है, आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज कैपिटल एन। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो करंट एनक्लोज है वो कितना हो जाएगा, टोटल टर्न्स इनटू करंट आई। तो यहाँ पर फिर से एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रही है तुम्हारे पास, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आ रही है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। बात समझ में आ गई भाई। तो ये हो गया किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड की वजह से। अच्छा एक और बात तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, टोरॉइड भी क्या है, एक सोलिनॉइड ही है, बस उसको सर्कुलर बना दिया। वो जो सोलिनॉइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो जो सोलिनॉइड है उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, n बाय एल, विच इज n अपॉन 2 पाई आर। मतलब n अपॉन 2 पाई आर को तुम स्मॉल r से बदल सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट n इंटू आई। तो टोरॉइड और सोलिनॉइड कोई बड़ी बात नहीं है भाई, दोनों सेम ही चीज है। अच्छा कोई पूछे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इधर सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर सी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोले हम सीधा बोलेंगे कि अगर कोई भी एम्पीरियल लूप बना रहे हैं तो वो कोई करंट एनक्लोज कर ही नहीं रहा, इसीलिए इसके सेंटर पे सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और टोरॉइड के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोरॉइड के इनसाइड मतलब कौन सा वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये शेडेड रीजन जो है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये हो गया टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ये सोलिनॉइड और टोरॉइड की डेरिवेशन तुमसे सीबीएसई वगैरह में पूछ ली जाती है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, कोई भी अगर चार्ज एट रेस्ट है, अगर कोई भी चार्ज एट रेस्ट है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी मूविंग चार्ज है, अगर चार्ज मूव करने लग गया तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो हम देखने वाले हैं कि मूविंग चार्ज है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसके एक एनालॉजी से हम समझेंगे कि मान लो अपने पास एक वायर था, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा था और एक अपन ने डीएल एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट, है ना। इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम बायट-सेवर्ट लॉ से डिराइव करके आ चुके हैं, हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टाइम्स ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता था। अब हम क्या करेंगे, इट इज इक्वलेंट टू सिचुएशन। हम बोलते हैं ना कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो इस करंट की जगह मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मूव किया है। क्या मान लिया अपन ने, एक पॉजिटिव चार्ज मूव किया है। किस स्पीड से, v स्पीड से वो मूव किया है। हमें बताना है p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जहां पर p पॉइंट r वेक्टर डिस्टेंस पर है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पर आईडीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईडीएल, इसी को समझना है, आईडीएल की वैल्यू
इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई को डी क्यू बाय डी टी इंटू में डीएल वेक्टर, डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा अपना v, तो ये हो जाएगा डी क्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो हेंस यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, सेम बायट सेवर्ट लॉ वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, बस आई डी एल को हम किससे बदल देंगे, डी क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। बात समझ में आ रही है भाई। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म की कोई भी अगर अपने पास मूविंग चार्ज है, उसकी वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म तुम लिखना चाहते हो, कौन सी फॉर्म भाई, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर तुम लिखना चाहते हो, तुम तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हो गया भाई, ये है अपना किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। थीटा याद रखेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है अपना, थीटा है। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन अपना रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से। हमें 3 चार्जेस दे रखे हैं 1 2 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, यही वाले एक्सप्रेशंस यूज करने वाले। ओके, सबसे पहले ये देखो डायरेक्शन कैसे देंगे। डायरेक्शन के लिए फिंगर्स को पॉइंट करो वी वेक्टर की तरफ और उन्हें कर्ल कर दो आर वेक्टर की तरफ। देन द थंब ऑफ योर राइट हैंड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे इसी वाले केस में वेलोसिटी वेक्टर अपनी किधर है, एक्स की तरफ है ना, और आर वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो फिंगर्स को वी वेक्टर की तरफ पॉइंट किया, कर्ल कर दो आर की तरफ, तो थंब तुम्हें इनटू द प्लेन दे देगा डायरेक्शन। ऐसे ही सारी चार्जेस के लिए तुम डायरेक्शन देख सकते हो। तो हम पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फर्स्ट चार्ज की वजह से, म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आई इनटू द प्लेन। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1। चार्ज 2 की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए वी वेक्टर की तरफ फिंगर्स पॉइंट करो, कर्ल कर दो आर वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है भाई, वी वेक्टर की तरफ पॉइंट करा, आर वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे तो थंब तुम्हारा इनटू द प्लेन दे रहा है। बट सिंस ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन जो भी राइट हैंड रूल से आती है उसका अपोजिट हो जाती है, मतलब डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन निकल के आने वाली है। तो सेकंड वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट क्यू वी साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है भाई, आउट ऑफ द प्लेन। ये हो गया सेकंड चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट क्यू वी साइन ऑफ 180 माइनस 30, क्योंकि थीटा जो होगा दैट इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, जो कि इस केस में है 180 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई ए नहीं होगा बट इस बार 2a होगा, 2a का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी भी फिंगर्स कर्ल करोगे तो वो आउट ऑफ द प्लेन निकल के आने वाली है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इस केस में। ओवरऑल अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें हम, तो देखो भाई ये हम क्या करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, बाकी सारी डायरेक्शन को क्या मान लेंगे अपन, नेगेटिव मान लेंगे। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये दोनों टर्म तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें देखने को मिलेगा म्यू नॉट क्यू वी साइन 180 माइनस 30 दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2a का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय 32 पाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन। तो याद रखना हमने यहाँ पे क्या लिया था, आउट ऑफ द प्लेन वाली जो डायरेक्शन थी उसको पॉजिटिव लिया था, और क्रॉस्ड वाली डायरेक्शन को अपन ने क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। देन फिर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, और ये क्रॉस और डॉट लेने की वजह से, मतलब ये साइन लेने की वजह से ये वाले टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए थे। बात समझ में आ गई भी। ये आज की क्लास का अपना लास्ट प्रॉब्लम है एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मूविंग चार्ज। हमें बताना है ए पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और बी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और दो चार्ज दे रखे हैं 2q और -q। ठीक है, तो पहले तो अगर तुम 2q चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आएगी भाई, फिंगर्स कर्ल करोगे डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। -q की वजह से जब तुम ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो भी इनटू द प्लेन आ रही होगी, सिंस ये -q है इसलिए अपोजिट कर देंगे, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन आएगी।
तो हमें समझ में आया ए पॉइंट पर 2q का है इनटू द प्लेन और माइनस q का है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूँ, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कॉमन ही है, क्यू वी साइन थीटा। ए वाले मतलब 2q वाले चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, 2q इंटू 2v और साइन 90 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डायरेक्शन इनटू द प्लेन, प्लस ये जो माइनस क्यू है इसकी वजह से कितना होगा, q इंटू 2v साइन 90 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है इसकी, आउट ऑफ द प्लेन। फिर से वही कि इसमें क्या करेंगे, इनटू द प्लेन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और आउट ऑफ द प्लेन वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास निकल के आएगा म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई डी स्क्वायर डायरेक्शन इनटू द प्लेन। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी अगर तुम देखोगे, बी पॉइंट पे ए वाला जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इनटू द प्लेन, और माइनस क्यू की वजह से देखोगे तो वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, बट सिंस इस पे नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, मतलब बी पॉइंट पे दोनों ही चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। और ये हो कितना जाएगा भाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दो कॉमन ले लिया, फिर 2q वाले चार्ज की वजह से हो जाएगा 2q इंटू 2v साइन 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3d का होल स्क्वायर, दैट इज 9d स्क्वायर, डायरेक्शन इनटू द प्लेन। और फिर माइनस क्यू की वजह से होगा q इंटू 2v साइन 90 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ओवरऑल ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 11 म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाय 18 पाई डी स्क्वायर, डायरेक्शन इनटू द प्लेन। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को अपन एंड करते हैं। आई होप ये चीजें तुम्हें समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चंस है उनको एक बार तुम खुद से ट्राई करोगे बिना वीडियो की हेल्प से, एक बार नोट्स बना लो, देन खुद से लिख लिख के ट्राई करो, तभी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। ये मूविंग चार्ज वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर समझ नहीं आया तो क्या करो, वीडियो को दोबारा देखो, डायरेक्शन वगैरह अच्छे से लिखो, क्योंकि इसमें बस ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है?